आज बेलागंज हरा के भी दिखाएंगे, आरजेडी को बेलागंज में हरा के दिखाएंगे, जनसुराज को भी हरा के दिखाएंगे। बोल रहे एएमआईएम को जिताने की कोशिश करेंगे, और अगर एएमआईएम नहीं जीती से वहां और वो बादशाह बन गए मगध के, अब उनके बेटा को बादशाह दे, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। किया हुआ सर्वे है उसका एक कॉपी दे देंगे आपको। से नो टू जनसुराज बिकॉज कोई आधार नहीं है, अपना वक्त बर्बाद करेंगे आप। और अगर लास्ट में फिर कहिएगा कि ये भी एक विवादित लाइन है, अगर आप एआईएमआईएम कैंडिडेट को नहीं जिता रहे हैं तो मेरी राय है कि आरजेडी को तो हरा ही दीजिए बेला में। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी सीट है जिसपे मेरा हक बनता है, मैं उसी सीट के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। उसको हराना बहुत जरूरी है, वरना 25 में बहुत बुरा परिणाम होगा। आप सभी मुसलमानों के लिए ये मेरी अपील है कि अगर आपने उस सीट पर उसको नहीं हराया तो पूरे बिहार में आने वाले इलेक्शन में इसका बहुत बुरा रूप हो सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सब आए, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आप किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और चूंकि इतना जल्दी हम लोग कोई ऐसा मोर्चा नहीं बना पाए, लेकिन इतना पक्का है कि मैं इस वीडियो से अपील कर रहा हूं उन सभी एक्टिविस्ट को कि अपने अपने इलाकों की जिसने जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ आइए। और ईमान का जो आखिरी दर्जा है साहब, वो है कि अगर आप में ताकत है तो उसको अपनी शक्ति से रोकिए। और मैं एक दिन बेला जाऊंगा, कैंपेन के लिए अपनी टीम भेज रहा हूं, और इस हैसियत से कर रहा हूं कि आखिरी ईमान के दर्जे में यह भी आता है कि भाई मैं जिंदा हूं, और मैं अगर लड़ नहीं सकता जाकर खामोश तो नहीं हूं, लोगों को बता रहा हूं। अल्लाह ने शऊर दिया है, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और कोई सवाल? जनसुराज में जब आप थे, आपने कहा था कि एक मुसलमान कैंडिडेट को बेला से उतारा जाएगा, तो जनसुराज ने तो उतार दिया है। बहुत अच्छा सवाल, आप लेट आए। मैंने कहा जनसुराज को मैंने अपील की थी जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाके प्रभारी के रूप में काम कीजिए, और मुझे उन्होंने कहा था कि वहां से एक मुसलमान कैंडिडेट दीजिए। लेकिन उस मुसलमान कैंडिडेट को हमने आइडेंटिफाई किया था कि वो एक क्रांतिकारी मुसलमान कैंडिडेट हो, लेकिन वहां हमें एक ऐसे दादाजी को लॉन्च करके दिया गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुलामी की है, सरकार की नौकरी की है, और उस व्यक्ति से हम समाज निर्माण की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या 1-2 दिन में आपको पता चलेगा कि वो साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं। मेरी सर्वे टीम का मानना है कि कैंडिडेट बदला भी जा सकता है। अब एक बात बताइए कि जब हम 7 दिन कैंपेन कर रहे थे, जनसुराज किसको किसको जाके अब समझाएगी कि भाई हम अपना चेहरा बदल दिए, तो कैसा रणनीति है, कितना कमजोर रणनीति है। 2 जगह के कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, एक तरारी के और एक बेला के। आपको मैं वादा कर रहा हूं, भविष्यवाणी नहीं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ऑब्जर्व करके बोल रहा हूं मैं ये बात, प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं। यस, रामगढ़ में खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि आप सामने आके लड़िए, हम खुद यहाँ से लड़ेंगे। प्रशांत जी कहीं वार्ड का इलेक्शन लड़े हैं? वार्ड का इलेक्शन जीत के दिखाएं पहले वो अपने इलाका से। ये सब खाली कहने की बात है कि फला जगह से आइए मोदी जी तो हम इलेक्शन आपके खिलाफ लड़के हम अपना प्रचार कर रहे हैं। मतलब वो बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। उनको तेजस्वी के नाम से अपने नाम को जोड़कर पार्टी को प्रमोट करना पड़ रहा है। बहुत कमजोर कड़ी है ये उनके कहने की। ये बहुत अच्छा लाइन नहीं उनके लिए, ये बहुत नेगेटिव जाएगा समाज में कि वो तेजस्वी के नाम को बेचकर जनसुराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम को प्रमोट कर रहे हैं। तेजस्वी जी का सहारा लेना पड़ रहा है उनको। मैं तेजस्वी जी से मेरी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, मैं उनसे मिला हूं, 2 घंटे हमारी बैठक हुई है, लेकिन मैं उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में अगर आपने 43 सीट नहीं दी तो ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोर्चा बना के काम करूंगा आपके खिलाफ। और आज बेलागंज हरा के भी दिखाएंगे, आरजेडी को बेलागंज में हरा के दिखाएंगे, जनसुराज को भी हरा के दिखाएंगे। तो बेलागंज में किसको अभी आप हम तो बोल रहे हैं एमआईएम को,
एएमआईएम को जिताने की कोशिश करेंगे, और अगर एएमआईएम नहीं जीती तो सरकार के खिलाफ लोहा हमले और मलाई मारे आरजेडी। ये क्यों भाई? यानी हमको सरकार ने वो क्या काम किया? हमारा कोई घर छीन लिया क्या बिहार में? हमको तो ऐसा कोई सरकार ने चैलेंज दिया नहीं। वो सरकार जिसको हम जिता रहे थे 90 से, उसने हमको क्या क्या वादे किए थे मगध में पता है? आप मगध से नहीं है, मैं मगध से हूं। जो मगध के लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनको बता रहा हूं। हम लोग को कहा गया था कि रबर का रोड बनेगा, रबर का रोड। वो बनते बनते हम 40 साल के हो गए, पत्थर का रोड अभी रेडी हुआ है। वो किसकी सरकार में हुआ रेडी? तो मैं ये कह रहा हूं कि हम उनको सरकार देते रहे 1990 से वहां, और वो बादशाह बन गए मगध के, अब उनके बेटा को बादशाह दे। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। मेरे वोट से वो बादशाह बने तो हमारे अभी नंबर आना चाहिए। इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। और कोई सवाल? जामिन हसन को आप जिताने की बात कर रहे हैं, क्या Yes. भविष्य में अभय संबर एमआईएम ज्वाइन करेंगे क्या? मैंने बहुत क्लियर कहा कि मैं पार्टी में, जनस्वराज पार्टी में एक दिन भी सदस्य के रूप में नहीं था। मैं आरजेडी की जो हवा चलाई गई फोटो दिखा करके कि अंबर जी ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, मैं आरजेडी में एक दिन भी नहीं था। और मैं एआईएम के साथ इमोशनली ये फैसला करके, प्रोफेशनली तौर से वेरीफाई करके ये कह रहा हूं। इमोशनल इसलिए कि हक बात है ये कि उसको हराना वहां बहुत जरूरी है, वरना मुसलमानों की विसात 25 में बहुत भयंकर तौर से डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी। इसीलिए जब तेजस्वी यादव से मिलते भी हैं, राजद को हराने की बात करते हैं, क्या बातचीत नहीं बन पा रही है तेजस्वी से किसी मुद्दे पर? बिल्कुल सही बात है। तो क्या नहीं मिले? तो तेजस्वी जी नीतीश जी से मिल सकते हैं, और हम अभय संबर तेजस्वी जी से नहीं मिल सकते हैं। अगर आपको सेकुलरिज्म का पहाड़ा सिर्फ उनके गोले में लगता है कि अगर नीतीश जी कभी आ जाते हैं आरजेडी में तो मोस्ट वेलकम, और हम एक दिन खाली चाय पीने मिलने चले जाते हैं कि बेला में किसी मुसलमान को टिकट दीजिए, तो हम बहुत गलत हैं। यही तो मुसलमानों की सोच को बदलना होगा। मैंने एक रसीद कटवाई हो और मैंने ज्वाइन किया हो तो उनका जूता और मेरा सर, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं बाहर रह के आपके लिए एक आवाज बनने का काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज से, मेरे काम से अगर नौजवान हक की बात समझ लेता है और बेला में जामिन साहब के पक्ष में वोट करता है, और वो जामिन साहब नौजुबिल्ला हार भी जाते हैं, तो भी उनकी जीत है। क्योंकि 25 में इसका करारा जवाब हम लोग देंगे कि अगर तुमने मुझे 43 सीट पर कहीं सीट पे मेरा हक तलबी किया तो हम मजबूती से तुम्हारे खिलाफ वोट करेंगे, और मुझे किसी के साथ जाने में नुकसान नहीं है। हमें जो डराया जा रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी, भाई हमने तो जिसको वोट दिया गठबंधन को, तभी बीजेपी आ गई। हमें क्या नुकसान है समझना पड़ेगा। हम खुलेआम लोहा ले रहे सरकार से, हम खुलेआम सरकार के खिलाफ बातें करते रहे, और जो दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे थे वो बादशाह बन गए, और हमारी सड़कें तक नहीं बन पाई, हमारी गलियां नहीं बनी। बेला की हालत जाके देखिए, आपको रोना आ जाएगा। फिर उस जो बने बेला से निकले वो साहब जहानाबाद में, फिर मुसलमानों ने उनके एमपी बना दिया। आप कई तरह के भविष्यवाणी ऑब्जर्वेशन और सर्वे कर मुसलमानों का प्रसाद किसो बनना चाहते हैं? नहीं, अगर आपको एक बात बताते हैं, मुसलमानों को यह समझना होगा कि कोई कन्हैया कुमार बन सकता है, उनमें से कोई हार्दिक पटेल बन सकता है, तो कोई अभय संबर क्यों नहीं खड़ा होकर बात कर सकता? क्यों हजम नहीं कर पा रहे लोग? हम भी तो अकल शऊर रखते हैं, लेकिन हम में एक कमी है कि हम अपनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम अगर एक भी बात मेरी प्रेस में कोई ऐसी हो जो आप माइनॉरिटी के खिलाफ हो, अगर आपको इस अकल शऊर से एतराज हो, आपको लगे कि ना भी हम आरजेडी को क्यों ना देगा, वहां सरकार बन जाएगा, अभी अगर उसे धरा भी दोगे तो भी सरकार रहेगी, और जिता भी दोगे तो भी सरकार रहेगी। कुछ होना तो है नहीं, सरकार के एक सीट से तुम छोड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारा बसात बच जाएगा अगले बार उसको हरा करके पूरे मगध में। ये समझना पड़ेगा मुसलमानों को। अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया, इस वक्त हम तो अपील करते हैं सारे उलमाए दीन को भी इस पर बात करनी चाहिए, सारे हमारे बड़े बुजुर्गों को भी इस पर बात करनी चाहिए कि इस वक्त में बेलागंज 25 के इलेक्शन का एक मेन कड़ी है। हम अपनी जो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, अगर हमने वो जिता दिया तो फिर हमें अगले 25 में वो हमें कुछ नहीं समझेंगे, चुटकियों मसल के फेंके, फिर हमें किसी के द्वार में जाके उनके तलवे चाटने होंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। संबर ने पहले जनस्वराज ज्वाइन किया, फिर रिजाइन कर दिया। मैंने बहुत बार कहा जनस्वराज अभियान नौजवानों का अभियान था,
एक इमोशनल अभियान था, उसमें सभी लोग कनेक्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था बिहार बदलेगा, बिहार की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जिस दिन पार्टी का गठन होता है, उस दिन के बाद से अब तक नौजवानों को किनार करके 3 दादाजी और 1 दादाजी के भी दादाजी, मैंने तो बोला कि बाई इलेक्शन के बाद भी बाई इलेक्शन हो सकता है। 71 साल का आदमी कब चल बसे, फिर एक इलेक्शन कराना पड़ेगा। इसलिए बेकार अपना वक्त और वोट जाया ना करें। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, 75-73 साल के आदमी को, अब इतने इमोशनल इंसान है बेचारे वो, कि 4 लाइन बात के रोने लगते हैं। 4 लाइन बोलते हैं फिर रोने लगते हैं। वो जनता की आवाज कैसे बनेंगे?